नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा टॉपिक है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मैं आपको क्लासिफिकेशन के जो डीडीसी और सीसी के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं प्रैक्टिकल वाले, वो सारे कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें मैं आपको जो भी थ्योरी बेसिस जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कराऊंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल के बाद में उसके पहले थ्योरी मैंने करा रखी है। थ्योरी के हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं क्लासिफिकेशन के। और अगर आपको डिटेल में थ्योरी पढ़नी है तो वो भी मैंने थ्योरी डिटेल में, जैसे ACR2 के, सीसी के, डीडीसी के मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। उनको थ्योरी के जैसे टाइटल कैसे बनता है, ACR2 का टाइटल कैसे बनता है, CCC का टाइटल कैसे बनता है, तो वो सारे मैंने वीडियो डाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देखिएगा। उसके बाद आप उसके थ्योरी पढ़िएगा। थ्योरी मैंने दी है, उसके थ्योरी वो भी दी है जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं उनके। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 61, जिसमें हम आपको बताएंगे डीडीसी के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डीडीसी पद्धति है, यानी अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी पढ़ सकता है और इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ सकता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या यानी क्या है कि डीडीसी किस प्रकार की पद्धति है। यानी डीडीसी इज स्कीम ऑफ एन्यूमरेटिव स्कीम, फेस्टेड स्कीम, पार्टली एन्यूमरेटिव स्कीम या फुली फेस्टेड। तो आप लोगों को पता है कि जो डीडीसी है वो हमारी क्या है, ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव स्कीम। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब ये होता है कि डीडीसी क्या है, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो लगभग आ सकता है या आंशिक रूप से आ सकता है। देखिए इसमें आंशिक रूप से आया हुआ है कि आंशिक परिगणनात्मक पद्धति। तो डीडीसी हमारी क्या है, आंशिक परिगणनात्मक पद्धति। ठीक है, परिगणनात्मक पद्धति कौन कौन सी है, तो देखिए जो डीडीसी हमारी, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए जैसे उसमें पूछा गया है कि एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन यानी परिगणनात्मक में क्या क्या आता है। तो परिगणनात्मक 2 क्लासिफिकेशन पद्धतियां आती है। कौन कौन सी, एक तो हमारी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कौन सी आती है, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ये क्या है, हमारी डीडीसी की पद्धति, परिगणनात्मक पद्धति है। कब स्थापना हुई, तो 1961 में। किसने दी, तो FM राइडर्स ने। किसने दी, तो FM राइडर्स ने। FM राइडर्स। ठीक है, FM राइडर्स के द्वारा जो वर्गीकरण पद्धति दी गई थी इसको क्या बोलते हैं, परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। दूसरी एक और है हमारी, कौन सी थी, तो लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन। जो लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति है, कौन पद्धति है हमारे, एन्यूमरेटिव। ठीक है, एन्यूमरेटिव पद्धति है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीडीसी किस प्रकार की पद्धति, तो आंशिक परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति, यानी पार्टली इसमें पूछा गया या ऑलमोस्ट आ जाए तब भी डीडीसी का ही क्वेश्चन होगा आंसर। ठीक है, अब एन्यूमरेटिव कौन कौन से हमने आपको बताया, एक तो राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और दूसरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये 2 प्रकार की पद्धतियां हैं जो हमारी क्या है, एन्यूमरेटिव है। पश्चात्मक फेस्टेड स्कीम ये हमारी कोलन क्लासिफिकेशन में आती है, और फुली फेस्टेड स्कीम ये हमारी जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसका जो 7वां एडिशन है वो क्या हमारा हमारी क्या है, फुली फेस्टेड क्लासिफिकेशन पद्धति। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें क्या है कि सीसी पद्धति है। अब जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि हमारी जो सीसी किस प्रकार की पद्धति है, तो पश्चात्मक है कि पूर्णतः परिगणनात्मक है, परिगणनात्मक है, आंशिक परिगणनात्मक। तो इसमें देख लीजिए फेस्टेड स्कीम, फुली एन्यूमरेटिव या पार्टली एन्यूमरेटिव। देखिए इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं।
अगर आ जाए फेस्टेड स्कीम, तो हमारी जो पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति हमारी कौन सी, कॉलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन अगर फुली एनुमरेटिव पूछा जाए, अगर खाली एनुमरेटिव पूछा जाए या फुली एनुमरेटिव पूछा जाए, उसका राइट आंसर वही होगा कि जो राइटर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है। ये जो दो पद्धतियां हैं हमारी, ये दो पद्धतियां हैं हमारी, किसकी है हमारी, तो राइटर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखिए पूछा गया है कि कौन एन्यूमरेटिव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यही दोनों हो जाएंगे इसके, क्योंकि हमारी जो हमारी राइटर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद आंशिक परिगणनात्मक, या इसमें पूछा पार्टली एन्यूमरेटिव, तो हमारी कौन सी आ जाएगी, डीडीसी और यूडीसी, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो इसका राइट आंसर ए, फेस्टेड स्कीम। अगला क्वेश्चन 63, क्वेश्चन नंबर 63, उसमें पूछा गया है कि 10 दिसंबर 1851 संबंधित है, यानी जो 10 दिसंबर है उसमें पूछा गया है कि इसका जन्म वर्ष क्या है। तो हमारे शेयर्स का है कि कटर का है कि रंगनाथन का है कि मेलविन डेवी का है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलविन डेवी। क्यों कि 10 दिसंबर 1851 को मेलविन डेवी की जन्म हुआ था। और जो हमारे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस दिया था, जिसकी पुस्तक 1931 में प्रकाशित हुई, तो उस 1931 में ही मेलविन डेवी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, इसमें मेलविन डेवी के बारे में पूछा गया है। मेलविन डेवी का जन्म, इनका जन्म कब हुआ, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर कब हुआ था, 10 दिसंबर 1851 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो 26 दिसंबर 1931 को। 1931 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु, ठीक है। 10 दिसंबर, देखिए मेलविन डेवी जो थे उनका जन्म कब हुआ था, 10 दिसंबर 1851 को जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, 26 दिसंबर 1931 में। उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है, क्वेश्चन बनते हैं कि क्लासिफिकेशन जो पद्धतियां दी हैं मेलविन डेवी या रंगनाथन, ठीक है। तो उनकी आप लोग याद कर लेना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे शेयर्स की याद है तो शेयर्स की पूछिए तो शेयर्स का जन्म कब हुआ, तो शेयर्स का जन्म कब हुआ था, 23 दिसंबर सन 1881 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1960 में, ठीक है। 23 दिसंबर 1881 में किनका जन्म हुआ, 23 दिसंबर 1851 में किनका जन्म हुआ, तो हमारे शेयर्स का, ठीक है। और मृत्यु कब हुई, तो 1960 में। उसी तरीके से हमारे रंगनाथन का पूछा जाए कि रंगनाथन का जन्म कब हुआ, तो रंगनाथन का जन्म कब हुआ, तो 12 अगस्त, जिसको हम लाइब्रेरी डे मनाते हैं। 12 अगस्त कब हुआ था, 1892 में। और मृत्यु कब हुई, तो 27 दिसंबर 1972 में। मृत्यु कब हुई, तो 27 सितंबर 1972 को। 27 सितंबर 1972 को उनकी मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के। देखिए 12 अगस्त को उनका जन्म हुआ था, इसलिए हम क्या मनाते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, यानी लाइब्रेरियन डे कब मनाते हैं हम, तो 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। और इनका जन्म कब था, 1892 में जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई, तो 27 दिसंबर, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, 27 सितंबर 1972 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है कि प्योर नोटेशन यूज्ड, यानी शुद्ध अंकन प्रयोग किया गया है डीडीसी में, सीसी में, यूडीसी में, ईसी में। तो अब आप लोगों को पता ही है कि हमारा यूडीसी और सीसी जो है हमारा, ये क्या है, जिसमें किस प्रकार के अंकन का यूज होता है। देखिए कॉलन क्लासिफिकेशन, यूडीसी कॉलन क्लासिफिकेशन, यहाँ पे लिख देते हैं
कोलन क्लासिफिकेशन, यूडीसी, ये इनमें किसका प्रयोग होता है? मिश्रित अंकन का। ठीक है, मिश्रित अंकन किस में आता है? कोलन क्लासिफिकेशन, यूडीसी। और जो डीडीसी इसको क्या बोलते हैं? प्योर, या इसको शुद्ध। ठीक है, शुद्ध अंकन, शुद्ध अंकन डीडीसी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीडीसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। डीडीसी में द्वितीय खंड संबंधित है, यानी डीडीसी सेकेंड वॉल्यूम इज रिलेटेड टू 19 एडिशन। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो डीडीसी का कौन सा एडिशन चल रहा है प्रेजेंट में, तो 19 एडिशन, क्योंकि हमारे जैसे खंडों में डिवाइड यानी वॉल्यूम में डिवाइड की गई थी ना पुस्तकें, तो 15वें एडिशन में तो हमारी एक पुस्तक थी, फिर 16-17 में हमारी 2 हो गई, फिर 18-19 में हमारी 3 हो गई, और फिर उसके बाद 20 से लेकर 24 में हमारी कितनी हो गई थी? सॉरी, 20 से लेकर 23 में कितनी हो गई थी? 4 वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए जो 18 से लेकर 19 तक जो हमारा वॉल्यूम था उसमें कितनी पुस्तकें थी? 3। तो अगर वॉल्यूम पूछा जाए तब भी उसमें पहली वॉल्यूम क्या थी? तो हमारी पहली क्या थी? टेबल, उसके बाद शेड्यूल, तीसरी क्या थी? इंडेक्स। तो टेबल, शेड्यूल, इंडेक्स, जैसे इसमें लिख रखा है, इसमें क्या लिख रखा है टेबल कि हमारे 19th एडिशन में लिख देती हूँ, जो डीडीसी है हमारा, डीडीसी का 19th एडिशन, ठीक है, डीडीसी का जो 19th एडिशन था उसमें जो सेकेंड वॉल्यूम थी, ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम का नाम पूछा है कि सेकेंड वॉल्यूम का नाम क्या है। ठीक है, तो सेकेंड वॉल्यूम का नाम क्या है? देखिए, पहले तो हम आपको बता दें वॉल्यूम है कितनी। तो पहली वॉल्यूम क्या है? टेबल, दूसरी शेड्यूल, और तीसरी क्या है हमारी? इंडेक्स। ठीक है, ये 3 टेबल, शेड्यूल और इंडेक्स, ये क्या है हमारी जो डीडीसी का 19th एडिशन था उसकी क्या है? ये टेबल है, 3 वॉल्यूम में 3 पुस्तकें हैं, जिसमें अब देखिए, जिसे हम आपको बता भी सकते हैं कि जब हम डीडीसी का जो क्लास नंबर बनाते हैं, तो अगर हमें कोई नंबर नहीं मिलता है, मान लीजिए जैसे कुछ ऐसा नंबर है जो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपना इंडेक्स खोल लेंगे, इंडेक्स नंबर बना सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कुछ जल्दी होती है, जैसे एग्जाम होते हैं एमली के, तो उसमें प्रैक्टिकल कराना होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं कि क्लास नंबर दे दिया जाता है, तो इसको आप क्लास नंबर बनाइए इसका। तो अगर हमें नहीं मिलता है टाइम, जैसे शेड्यूल में देखना पड़ता है, टेबल में देखना पड़ता है, अगर हमें नहीं समझ में आता तो हम क्या करते हैं? सीधे इंडेक्स लेते हैं और इंडेक्स में वो नंबर देख लेते हैं कि कहाँ पर वो नंबर है, और उस नंबर के अकॉर्डिंग हम अपना नंबर बना लेते हैं। ठीक है, ये नहीं नंबर हमारे कटेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा कम हो जाते हैं नंबर, लेकिन अगर हम टेबल, शेड्यूल और इंडेक्स तीनों मिलाकर जब हम अंकन बनाते हैं तो हमारा एक निश्चित अंक बनता है, निश्चित क्लास नंबर बनता है, तो उसमें हमें प्योर नंबर मिलता है, मतलब सही नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स से बनाते हैं तो हमें थोड़ा कम नंबर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, साहित्यिक मांग का सिद्धांत संबंधित है, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट इज रिलेटेड। जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे सी कटर के द्वारा। और इसमें क्या है? सब्जेक्ट, पर्सनालिटी, फैसेट, अरे। तो इसमें जो साहित्य मांग का सिद्धांत है वो क्या है? सब्जेक्ट है कि पर्सनालिटी है कि फैसेट है कि अरे है? तो जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट क्या है? अरे है। ठीक है, वो क्या है? पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, प्रणाली और विशिष्ट संबंधित है, यानी सिस्टम एंड स्पेशल आर रिलेटेड, यानी सिस्टम्स एंड स्पेशल आर रिलेटेड किससे संबंधित है? डीडीसी से, यूडीसी से, सीसी के, एससी से। तो हमारा जैसे सिस्टम स्पेशल, सिस्टम एंड स्पेशल किस में आता है हमारा? तो कोलन क्लासिफिकेशन में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉल नंबर संग्रह है। जो हमारा कॉल नंबर है वो किन 3 तत्वों से मिलकर बनता है? कॉल नंबर से क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो आ चुका है हमारा। ठीक है, तो इसको आप लोग या तो नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो इसमें कॉल नंबर के बारे में पूछा गया है कि कॉल नंबर इस कलेक्शन हो। तो कॉल नंबर 3 तत्वों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? तो एक तुम्हारा क्लास नंबर, दूसरा बुक नंबर, तीसरा कलेक्शन नंबर।
तो इसमें देखिए क्लास बुक नंबर तो नहीं होगा, क्लास नंबर कलेक्शन आ गया नहीं, क्लास नंबर बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, देखिए जो कॉल नंबर है, कॉल नंबर किन तीन तत्वों से मिलकर बना है? तो क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन तीन तत्वों से मिलकर हमारा क्या बना है? क्लास नंबर। ठीक है, जो कॉल नंबर बनता है। अब देखिए क्लास नंबर किस तरीके से बनता है, बुक नंबर किससे बनता है, कलेक्शन नंबर किससे बनता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो हमारा क्लास नंबर होता है, क्लास नंबर क्या होता है? एक जो कृत्रिम भाषा में जो विषय का नाम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो कृत्रिम भाषा में विषय का जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो बुक नंबर किसे कहते हैं? तो पुस्तकों की उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको पृथक ग्रंथांक प्रदान किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बुक नंबर। यानी जो भी हमारी पुस्तकें होती हैं, पृथक ग्रंथांक बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्रंथांक किस तरीके से बन सकता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे बुक नंबर से। जैसे आ जाए हमारा कि जैसे कोई ऐसी बुक हो जो जिसमें लेखक प्रसिद्ध हो। ठीक है, देखिए क्लास नंबर से आप यह समझ लेना कि क्लास नंबर हम डीबीसी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, सीसी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, या हमारा SCR2 जो कैटलॉगिंग कार्ड वाला है, या जिससे भी हमें क्लासिफिकेशन पद्धतियां हैं जो भी हमारे सबसे इजी हमें लगे, हम उसके अकॉर्डिंग अपना क्लास नंबर बना सकते हैं। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब जो बुक नंबर है, बुक नंबर से क्वेश्चन आ सकता है कि बुक नंबर, जैसे मान लीजिए कोई लेखक का नाम, ऐसा कोई लेखक है जो प्रसिद्ध है, और कोई जो स्टूडेंट आया है लाइब्रेरियन के पास, अगर उसको ऑथर का नेम पता है, ठीक है, तो जो लाइब्रेरियन होता है क्या करता है, जो बुक का नंबर किस तरीके से बनता है, तो जैसे हमारे लेखक हो गए, ठीक है, जैसे लेखक का नाम जैसे रंगनाथन है हमारे, ठीक है, जैसे रंगनाथन जी, तो रंगनाथन जो हमारे लाइव क्लास में पितामह है, इनका पूछा जाए कि इन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन की एक बुक लिखी, ठीक है। अब जो कोलन क्लासिफिकेशन की बुक लिखी है, तो अगर बुक लिखी है तो बुक का अगर नाम किसी को पता है तो वो क्या करेगा, जो 1933 में बुक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, तो 1933 बुक का प्रकाशन हुआ। देखिए अब जो सीसी है ना, तो कोलन क्लासिफिकेशन है, 1933 पहला संस्करण आया था। अब जो हमारा 19 है, 19 को किससे डिनोट करेंगे हम? 9 से, ठीक है, और जो 33 है उनको इस तरीके से हम लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बुक नंबर। एक और बनता है जैसे रंगनाथन है, तो हम रंगनाथन का नाम लिख सकते हैं कि RAN, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बुक नंबर हो जाएगा। या तो हम अपना बुक का जो भी जिस वर्ष बुक प्रकाशित हुई है उसका यह लिख सकते हैं, या हमारा जो कोई लेखक है प्रचलित है तो उसका नेम 3 लेटर कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है, या लेखक के नाम के क्रमांक के आधार पर, लेखक का नाम और क्रमांक है उसके आधार पर, ठीक है, जिसे लेखक के क्रमांक के आधार पर, क्रमांक के आधार पर कैसे हम कर सकते हैं, जिससे J64, ठीक है। अब देखिए जो कोलन क्लासिफिकेशन था, यहाँ पे लिखते हैं, जो कोलन क्लासिफिकेशन था, जो कोलन क्लासिफिकेशन था उसके लिए जो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ग्रंथांक नंबर दिया था, यानी बुक नंबर फार्मूला दिया था। क्या दिया था? एक बुक नंबर फार्मूला दिया था। क्या दिया था? एक बुक नंबर फार्मूला। एक बुक नंबर फार्मूला दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिया था। वो बुक नंबर फार्मूला क्या है? देखिए यहाँ पर बुक नंबर फार्मूला क्या है हमारा,
बुक नंबर फार्मूला। देखिए जो बुक नंबर फार्मूला क्या था, एक तो हमारा लिप्या बीसीआर हमने याद किया था, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें सिंबल के बारे में पूछा जा सकता है कि किस किस को कौन सा नंबर डिनोट करता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा एल आ जाता था, लिप्या एल एफ, ठीक है, वाई ए लिप्या, और उसके बाद हमने क्या किया था, लिप्या बीसीआर वी, ठीक है, एस सी और सी आर, ठीक है, ये क्या है, लिप्या बीसीआर। अब देखिए जो एल है किसको डिनोट करता है, एफ किसको डिनोट करता है, वाई किसको डिनोट करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि बी से हम क्या समझते हैं, ई से क्या समझते हैं, सी से क्या, सी आर से क्या समझते हैं। तो देखिए जो चार शब्द है एल एफ वाई ए, इनके बाद क्या लगता है, हमारा हाइफन लगता है, ठीक है। और हाइफन के बाद जो हमारा क्या आता है, जो हमारा एक्सेशन नंबर आता है जिसमें सप्लीमेंट लिखते हैं ना, तो उसमें आ जाता है हमारा सेमी कोलन, ठीक, और लास्ट में आता है हमारा कोलन। अगर आपको ना भी समझ में आए तो 4 लेटर के बाद पहले हम हाइफन लगाएंगे, फिर सेमीकोलन, फिर कोलन लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, बुक नंबर फार्मूला। अब बुक नंबर जैसे यल है, यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब होता है लैंग्वेज, यल का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। दूसरा यफ, यफ का मतलब क्या होता है, फोन। उसके बाद हमारा बाई, बाई का मतलब क्या होता है, ईयर। उसके बाद आता है हमारा ए का मतलब क्या होता है, एक्सेशन नंबर। उसके बाद आता है हमारा फाइव, फाइव से क्या आता है हमारा, जो हमारा उसके बाद जैसे वी से हमारा क्या, ए से एक्सेशन नंबर आएगा, उसके बाद फाइव, फाइव में आएगा बी, बी से हमारा क्या है, वॉल्यूम, बी से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, वॉल्यूम के बाद यस, यस यहाँ पे लिख देते हैं, यस। यस का मतलब क्या है, तो यस का मतलब होता है सप्लीमेंट। और उसके बाद आता है सेवन यानी सी, सी का मतलब क्या होता है, कॉपी। उसके बाद आता है सी आर, सी आर, सी आर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये बुक नंबर फार्मूला है, जिससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखिए जैसे हमारा लेफ्ट वीसीआर हो गया, ठीक है, तो हमारा जैसे यल है, यल का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। एफ का मतलब फॉर्म, वाई का मतलब ईयर, ए का मतलब एक्सेशन नंबर, ठीक है, बी का मतलब वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम प्रकाशित है, एस का मतलब होता है सप्लीमेंट, सी का मतलब होता है कॉपी, और सी आर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इससे डीप में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। आप लोग इसको या तो नोट करते रहना या आप लोग लिख लेना। ये मैं दो पेपर हो चुके उनमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन, कारण ये है बार बार कर रही हूँ जिससे कि आपको अगर बार बार रिवाइज होगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार रिवाइज भी करा देती हूँ। उसके बाद देखिए जैसे हमारा कलेक्शन नंबर, हमारा क्लास नंबर, बुक नंबर हो गया, अब आता है हमारा कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर किस तरीके से बनता है, कलेक्शन नंबर किस तरीके से बनता है, तो देखिए कलेक्शन नंबर जो होता है, विभिन्न जो पुस्तकालय के उपलब्ध संग्रह होता है उसे पुस्तकालय अध्यक्ष अपनी आवश्यकता के अनुसार संग्रह प्रदान करता है। तो संग्रह जैसे उसने लिख दिया पीसी, पीसी का मतलब क्या होता है, प्रोडिकल करेक्शन, ठीक है, कलेक्शन। उसके बाद आता है जैसे आर आर आ जाए, तो आर आर का एक तो होता है हमारा रेडी, रेडी रूम, एक होता है रेयर बुक, एक होता है हमारा, ठीक है, एक आ जाए सीडी, जैसे सीडी का मतलब क्या है, फिजिकल डिपार्टमेंट, फिजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद
इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर में हम जैसे हमने पीसी लिख दिया, आरआर लिख दिया, सीडी लिख दिया, जो भी हमारे कलेक्शन जहां जहां से भी कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को हम उसको एक अल्फाबेटिक नंबर दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें याद रहता है कि कलेक्शन कहाँ से हुआ है, मतलब ये बुक कहाँ से आई है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 69, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 69 में पदार्थ सामग्री का आयोजित चिन्ह यानी कोलन क्लासिफिकेशन में मेटर के लिए किस प्रकार का चिन्ह यूज होता है, कोलन का, सेमीकोलन का, डॉट का, कोमा का। तो देखिए जो हमारे सेमी कोलन है, कोलन किसके लिए, एनर्जी के लिए होता है, सेमीकोलन मीटर के लिए, डॉट हमारा किसके लिए, स्पेस के लिए, कोमा टाइम के लिए। फिर भी मैं आपको एक बार लिख देती हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, जो हमारे नंबर दिए गए थे जैसे कोलन, उसके बाद सेमीकोलन, डॉट, कॉमा। ठीक है, ये है क्या थे, कोलन का मतलब ये वाला, सेमीकोलन मतलब ये, डॉट और इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, अब देखिए ये कोलन किस लिए लगाया जाता है, कोलन को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। सेमीकोलन को क्या बोलते हैं, पदार्थ या मैटर। डॉट को क्या बोलते हैं, जो हमारा स्थान या स्पेस। और जो हमारा कोमा है, कोमा को क्या बोलते हैं, समय। ठीक है, समय या जो भी टाइम होता है। तो इस तरीके से ये सिंबल थे हमारे किसके थे, कोलन क्लासिफिकेशन में जो इस सिंबल दिए हुए हैं, ये सिंबल किस किस लिए लगते हैं तो मैंने आपको वो भी बता दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, 70 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 70, प्रोलेगमनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज रिटन बाय। जो प्रोलेगमनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, मेलविन डेवी के द्वारा, रंगनाथन के द्वारा, कटर के द्वारा, शेष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रंगनाथन जी। ठीक है, रंगनाथन के द्वारा ये बुक लिखी गई। अब जो बुक लिखी गई थी प्रोलेगमनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है कि जो प्रोलेगमनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, प्रोलेगमनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगमनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जो बुक थी किसके द्वारा लिखी गई थी, रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, रंगनाथन इसके क्या थे, लेखक थे। अब देखिए जो कोलन जो प्रोलेगमनर क्लासिफिकेशन के किसने एडिशन, तो 3 एडिशन। फर्स्ट एडिशन कब आया, तो 1937 में। ठीक है, दूसरा एडिशन 1957 में और तीसरा एडिशन 1967 में। ये 3 एडिशन आए हुए थे कोलन जो प्रोलेगमनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन था इस पुस्तक में। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नियम, उपसूत्र और सहायक अनुक्रम दिए थे वो भी लिख लीजिए आप लोग। जैसे हमारा जो हमारा थर्ड वाला आया था 1967 में, पूछा जा सकता है कि जो प्रोलेगमनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन उसका जो थर्ड एडिशन आया था, यानी इसका जो थर्ड एडिशन आया था, थर्ड एडिशन में कितने नियम थे, तो इसमें 11 तो नियम थे। ठीक है, 11 नियम थे, 43 क्या थे, उपसूत्र थे और 18 सहायक अनुक्रम थे। 18 सहायक अनुक्रम थे और एक और था, हाँ 13 अवधारणाएं थी, 13 अवधारणाएं थी और उसके बाद 7 इसके क्या थे, पक्ष अनुक्रम सिद्धांत, सॉरी 4 क्या थे, पक्ष अनुक्रम सिद्धांत। ठीक है, ये क्या थे हमारे प्रोलेगमनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्थापना किसने की, तो रंगनाथन ने। कितने एडिशन, तो 3 एडिशन थे। 3 एडिशन में जो उसका लास्ट एडिशन 1967 था उसमें 11 नियम थे, 43 उपसूत्र थे, 18 सहायक अनुक्रम थे, 3 अवधारणाएं थी, 4 पक्ष थे। ठीक है, 4 जो हमारे पक्ष अनुक्रम सिद्धांत होता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71,
अंकन है यानी नोटेशन क्या है? एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंबल या आइसोलेट टर्म या स्पेशल टर्म या मैथमेटिकल सिंबल क्या है हमारा? तो देखिए जो अंकन है क्या है? एक एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंबल, क्योंकि अंकन हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अंक को हम ए में लिख सकते हैं, अंक को हम रोमन में लिख सकते हैं, अंक को हम अल्फाबेटिकल लिख सकते हैं, अंक को हम उसके काउंट गिनती में लिख सकते हैं। तो मतलब कई तरीके से हम अंकों को लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि अंक क्या है? एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंबल। ठीक है, सिंबल की क्या है? एक लैंग्वेज है, उसको क्या बोलते हैं? नोटेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोटेशन बोलते हैं। अब देखिए अंक जो था हमारा क्वेश्चन नंबर, इससे और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा प्रोडक्ट टू लाइक क्लासिफिकेशन था, इसमें जैसे ये कटर का आ जाए तो इसमें आपको जैसे शेयर्स का आ जाए, मुझे याद आ गया तो मैं इससे भी लिखा देती हूँ। जैसे शेयर्स का आ जाए, शेयर्स की बुक आ जाए, शेयर्स की बुक है कौन कौन सी थी? तो शेयर्स की बुक है जैसे हमारी फर्स्ट हमारी क्या थी? कैनन ऑफ क्लास। अगर पूछा जाए कि कैनन क्लासिक जो कैनन का सर्वप्रथम प्रयोग, कैनन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यूसीवी शेयर्स ने किया था। ठीक है, और इनकी 4 पुस्तकें भी वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, पहली क्या है हमारी? कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और तीसरी एक और पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये जो पुस्तक लिखी थी इसी में इनको व्याकरणाचार्य कहा गया था। व्याकरणाचार्य यानी ग्रामरियन इसको कहा गया था, जो हमारे डब्ल्यूसीवी शेयर्स थे। जब इन्होंने ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक के द्वारा इन्हें व्याकरणाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या? फोर्थ में इन्होंने एक लिखी थी मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बुक लिखी थी। ये 4 बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये आप लोग इस बुक को याद जरूर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमारी एक बुक उनकी आती है हमारे मेलविन डेवी, जैसे एक मेलविन डेवी जो हमारे किसने दी? तो हमारे मेलविन डेवी ने डीडीसी दी थी। ठीक है, एक आती है हमारी सीए कटर की, एक आती है हमारी सीए कटर की। सीए कटर की बुक आती है, इंपॉर्टेंट बुक है। उस बुक का नाम क्या है? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, ये बुक लिखी थी, कब लिखी थी? तो 1876 में ये बुक लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1876 में ये बुक लिखी थी। किसने लिखी? तो सीए कटर ने लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। 70, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि पक्ष क्या है? फोकस है। पक्ष है, एक संबंध वर्ग है या फंडामेंटल कैटेगरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो फोकस है वो फोकस क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस जिससे कोई भी अपना क्लासिफिकेशन जो भी अपना बनाता है उसको फोकस एक अलग मीनिंग होती है कि उसको एक वे में कुछ बनाना, फोकस करना, फुली फोकस मतलब पूर्ण तरीका समर्पण। तो इसमें क्या है? एक संबंध वर्ग नो, फंडामेंटल कैटेगरी नो, पक्ष नो। तो उसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? नो ना, राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 एंड नॉट।
एड नोट इज फाउंड। जो एंड नोट है एससी में होता है, सीसी में होता है, यूडीसी में होता है कि डीडीसी में होता है। तो जो एंड नोट है उसका किस में प्रयोग होगा, डीडीसी में। क्योंकि जब हम अपना क्लासिफिकेशन बनाते हैं एंड नोट की मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट कराऊंगी मैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है एंड नोट किसमें होता है, इतना याद रख लेना अभी, डीडीसी में। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारा कि सीडी रिप्रेजेंट इन सीसी। जो हमारा सीडी है प्रस्तुत है सीसी में। सीडी जैसे हमारी जो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस बनाई थी डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस बनाई गई थी, जिसमें क्या होता है कि सीसी में सटीक अंक प्राप्त करने के लिए रंगनाथन जी ने मूलभूत से 8 प्रकार की डिवाइसों का प्रयोग किया था। कितनी प्रकार की, 8 प्रकार की डिवाइसों का प्रयोग किया था। देखिए जो कोलन क्लासिक क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, सीसी में क्या था कि सीसी में उन्होंने सीसी में सटीक अंक प्राप्त करने के लिए रंगनाथन ने, यानी सटीक अंक प्राप्त करने के लिए, सटीक अंक प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया था, तो जो हमारी डिवाइसें थी इनका। ठीक है, मूल रूप से 8 प्रकार की डिवाइसें प्रयोग की गई। ठीक है, तो जो किसने थी की थी, रंगनाथन ने। अब वो कौन कौन सी डिवाइसें थी वो आप लोग लिख लेना, क्योंकि डिवाइसों से क्वेश्चन बनते हैं कि सीडी किसे कहते हैं, एडी किसे कहते हैं, एसडी किसे कहते हैं, जीडी किसे कहते हैं। जैसे हमारा आ जाए एसडी, ठीक है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाए एडी जो हमारा अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेटिकल डिवाइस, जैसे सब्जेक्ट डिवाइस। उसके बाद हमारा एडी आता है, इसे बोलते हैं अल्फाबेटिकल डिवाइस। तीसरा आता है अल्फाबेटिकल डिवाइस, उसके बाद आता है एसडी। ठीक है, सीडी ऐसे याद कर लेना, कंपैरिजन डिवाइस। उसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं, जीडी। जीडी मतलब जियोग्राफिकल डिवाइस। और उसके बाद आती है हमारी एनडी। एनडी का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक डिवाइस। और एक आती है हमारी सीडी मतलब क्लासिक डिवाइस। और क्लासिक डिवाइस, उसके बाद एक आती है हमारी सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, एसआईडी यानी सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। और उसके बाद आती है हमारी एफडी। एफडी का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, ये हमारी क्या है, 8 प्रकार की डिवाइसें बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 प्रकार की डिवाइसें थी। किसके द्वारा, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। क्यों, कि जो कोलन क्लासिफिकेशन में सटीक अंक प्राप्त करने के लिए इन डिवाइसों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इन डिवाइसों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। सीडी का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जिसमें मैंने आपको नहीं लिखा क्योंकि सीडी उसमें लिखा था, इसने इसको लिख लेना। जो सीडी था उसको क्या बोलते, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। ठीक, तो ये 8 डिवाइसें थी, किसके द्वारा दी गई थी, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दी गई थी।
क्योंकि देखिए ना उसमें कॉमा डिवाइस आया था, कॉमन ना ही तो उसमें कॉमन डिवाइस आया था, ना ही क्लास डिवाइस है, क्योंकि क्लासिक डिवाइस आया था, क्लास डिवाइस नहीं आया था। एक क्लियर डिवाइस है वो भी नहीं आया था। तो उसका उसमें क्या था, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, क्योंकि इसमें सीडी का पूछा गया, कोई आपको कोई कॉमन लगा सकते हैं, लेकिन कॉमन नहीं, उसमें क्या है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। सीडीसी क्या है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। एक बार फिर से डिवाइस कर लीजिए, जिससे हमारा आ जाए एसडी सब्जेक्ट डिवाइस, एडी अल्फाबेटिकल डिवाइस, सीडी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जीडी ज्योग्राफिकल डिवाइस, एनडी न्यूमेरिक डिवाइस, सीडी क्लासिक डिवाइस, एसआईडी सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, एफडी हमारा क्या है, फेवरेट डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, 8 डिवाइस है, किसके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 75। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, डीडीसी में हेडिंग स्टैंडर्ड डिवीजन पूर्व में बदले, यानी द हेडिंग स्टैंडर्ड सब डिवीजन इन डीडीसी रिप्लेस। देखिए एरिया टेबल है, कॉमन एक्सिलरी है, कॉमन सब डिवीजन है, फॉर्म डिवीजन है। देखिए जो डीडीसी है उसको स्टैंडर्ड यानी पूर्व में, हेडिंग स्टैंडर्ड डिवीजन पूर्व में क्या है, इसको सामान्य सब डिवीजन यानी कॉमन सब डिवीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन सब डिवीजन। ठीक है, फॉर्म डिवीजन के बारे में आपको बताया है कि जो हमारा डीडीसी उसका सेकेंड डीडीसी में आया था। उसके बाद एरिया जो हमारी है उसमें जो 7 टेबल दी गई उसका सेकेंड है। ठीक है, कॉमन एक्सिलरी जो है हमारा किस में आता है, यूडीसी में आता है। उसमें कॉमन एक्सिलरी और स्पेशल एक्सिलरी किस में आता है, हमारा यूडीसी में आता है। एरिया टेबल जो हमारा डीडीसी का जो 7 टेबल दी गई ना, स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर, उसके बाद दूसरी एरिया, फिर उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर लिटरेचर, स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज। उसके बाद हमारा आता है जो एथनिक नेशनल ग्रुप, उसके बाद हमारा आता है लैंग्वेज, उसके बाद पर्सन। ठीक है, ये हमारी 7 टेबलें थी। 7 टेबलें मैंने कई बार लिखाई हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन सब डिवीजन, क्योंकि स्टैंडर्ड सब डिवीजन के बारे में पूछा गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉमन सब डिवीजन। अगला क्वेश्चन है 76, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या गया है कि भाषा एकल सीसी में 5 मूलभूत श्रेणियों में 2 के प्रयोग के लिए किया जाता है, बुक और वर्गांक के लिए, यानी बुक नंबर और क्लास नंबर के लिए। जो हमारा देखिए लैंग्वेज आइसोलेट एज फंडामेंटल कैटेगरी इन सीसी आर यूज बोथ इन बुक नंबर एंड क्लास नंबर के लिए, या लिटरेचर एंड लैंग्वेज के लिए, या लिटरेचर एंड बुक नंबर के लिए, या लैंग्वेज एंड बुक नंबर के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा लिटरेचर एंड लैंग्वेज के लिए। क्यों, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया ना कि कॉलम क्लासिफिकेशन में जो कॉमन आइसोलेट बनाते हैं, तो उसमें जो फंडामेंटल कैटेगरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, स्मृति सहायक यानी निमोनिक्सिज्म, यानी स्मृति सहायक में क्या होता है, एकल होता है, नहीं, आइडिया होता है, नहीं, नॉन ऑफ है, नो, आइडिया ऑफ रिमेम्बर, मतलब याद करने में सहायक, याद में सहायक। जब हम अपना निमोनिक्स बनाते हैं ना, तो याद करने में, जैसे हमने कोई पिक्चर बना ली या कुछ ऐसा डायग्राम सा बना लिया, जिससे मुझे जब भी मैं देखूं तो मुझे एक विजुअलाइजेशन हो जाए कि हाँ मैंने वहां पर वो लिखा था, कुछ ऐसा इस तरीके से कि हम पिक्चर को देखकर हमारे दिमाग में पिक्चर ज्यादा रहती है ना, तो इसलिए निमोनिक्स का मतलब वहीं पर होता है कि याद करने का एक क्या है, सहायक क्रिया है। ये हम अपने बच्चों के टॉयस में खिलाने के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें अच्छा लगता है। हम खुद भी अपना एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते हैं, या कुछ ऐसा डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमारी जो पिक्चर बन जाती है माइंड में, तो हमें याद रहता है। अगला क्वेश्चन है 78, स्मृति सहायक में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि स्मृति सहायक से क्वेश्चन बनते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि स्मृति सहायक विधि,
स्मृति सहायक विधि। स्मृति सहायक विधि क्या है कि इसमें एक ही विचार के, जैसे हमारे हमने आपको क्या बताया कि हमें एक ही विचार के जो मिलते जुलते शब्द हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी एक अंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे कुछ ऐसे, जैसे हमारी कोई डेट ऑफ बर्थ है, अब हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई किसी का ईयर हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम उसको रिलेट करके कि हाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ इसी डेट को हुई थी, ये वर्क इस डेट को हुआ था, इसी डेट को ये काम हुआ था, इसी डेट को ये वर्क हुआ था, इस तरीके से जैसे हमारे निमोनिक्स बन जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा आ जाए निमोनिक्स किसने दिया था, तो जो रंगनाथन जी हमारे थे, रंगनाथन ने 3 प्रकार के निमोनिक्स बताए याद करने के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्मृति सहायक में विभाजित। एक तो हमारा बताया शाब्दिक, जैसे कुछ ऐसे निमोनिक्स जो होते हैं जिसको हम शाब्दिक यानी वर्बल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल। दूसरा क्या है हमारा? अनुसूची यानी शेड्यूल, अनुसूची या कहते हैं हम शेड्यूल। ठीक है, और तीसरा हमारा आ जाएगा सेमिनल। ठीक, ये क्या है? हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा स्मृति सहायक में ये 3 तत्व दिए गए थे, जो हमारे 3 प्रकार, एक तो शाब्दिक, दूसरा अनुसूची यानी शेड्यूल, और दूसरा तीसरा हमारा क्या था? सेमिनल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया कि डीडीसी में पर्यवाची पद क्या है? सिनोनिम्स, यानी डीडीसी में सिनोनिम्स टर्म आर लिस्टेड इन द शेड्यूल, रिलेटिव इंडेक्स या टेबल। तो देखिए, जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं, यानी जो भी हम टर्म बनाते हैं सिनोनिम्स डीडीसी में, तो जिससे हमारा उसमें किसमें आता है, तो वो हमारा रिलेटिव इंडेक्स में आएगा। इंडेक्स हम बनाते हैं, इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कम समय में पुस्तक को प्रदान करना, किसको? पाठक को। ठीक है, तो इसीलिए अपना इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स भी हमने आपको बताया था, इंडेक्स 2 प्रकार के होते हैं, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है जो हमारी पहले से इंडेक्सिंग बनी हुई है, ठीक है, उसके माध्यम से हम अपना जो भी बुक है उसका करेक्शन करते हैं। और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसे जो इंडेक्सिंग जो हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या हम अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, या ऐसी इंडेक्सिंग बनाए जो हमारे जो स्टूडेंट हैं जो लाइब्रेरी में आते हैं उनको पुस्तक सही समय पर प्राप्त करा सके हम। ठीक है, इससे भी आते हैं कि प्री में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारे चेन हो गए, पॉप्सी हो गए, प्रेसीज हो गए, ये किस में आते हैं? हमारे प्री में आते हैं। अब पोस्ट में कौन कौन से आते हैं? पोस्ट में आ जाएंगे हमारा क्विक आ गया, हमारा यूनिटर्म आ गया, साइटेशन इंडेक्स आ गया। तो ये हमारे क्या, इसका अगर आपको इंडेक्सिंग का वीडियो देखना है जिसमें मैंने आपको डिटेल्स में इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है, वो आप मेरा वीडियो देख लेना, तो आपका इंडेक्सिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 79। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 का? डीडी से पर्यवेक्षी शब्द क्या है? सापेक्षिक सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79। कॉलम क्लासिफिकेशन में वर्गांक सोशल के लिए तैयार है, जिसे हम क्लासिफिकेशन में स्पेशल डिवाइस, यानी हमने आपको क्या बताया था, आपको पहले हमने आपको बताया था कि जो हमारी अल्फाबेटिकल डिवाइस है उसको हम स्पेशल डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि हम जैसे भी कुछ ऐसा क्लास नंबर बनाया है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको स्पेशल नंबर प्रदान करते हैं ना, तो उसको जैसे अल्फाबेटिकल दे दिया नंबर, तो उसे हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल डिवाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। होल ऑर्गन प्रिंसिपल कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, यानी होल ऑर्गन सिद्धांत आया किस सिद्धांत से संबंधित है? फैसेट सीक्वेंस, सीक्वेंस, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस या हेल्पफुल सीक्वेंस है। तो आपको पता ही है कि जो हमारा होल ऑर्गन प्रिंसिपल है उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर आप लोग अपने अपने कमेंट में लिखना, मैं अगला जो टॉपिक होगा मैं उसको उसमें इसका आंसर
बताऊंगी। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा आज जो भी एफर्ट किया गया है लाइव क्लासिफिकेशन में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां जहां से भी बनते हैं वो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि उसको एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से और आप लोगों को दिमाग में आए कि हाँ मैंने किस तरीके से सोल्व किया है। इसी तरीके से आप लोग भी अपने अपने जो पेपर है उनको अच्छे से पढ़िएगा और अगर हो सके तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि मैं और अपने वीडियो अपलोड कर सकूं, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे पेपर है क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के जो हमारा राजस्थान सेकेंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, कॉलेज लाइब्रेरी है, यानी कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम है उसके सारे मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन रखे हुए हैं। मैं उन सारे क्वेश्चनों को टॉपिक बाय टॉपिक उनको एक्सप्लेन करूंगी, हर प्रश्न को मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। ये 2 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ये तीसरा पेपर है हमारा प्रैक्टिकल का जिसमें हम आपको क्लासिफिकेशन का बता रहे थे। इसके बाद हमारा जो अगला पेपर होगा वो हमारा ACR2 और CCC का होगा जिसमें आपको पहले कैटलॉगिंग की थ्योरी वाले क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो मैं कराऊंगी, उसके बाद जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो मैं कराऊंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।